Hello friends, this will be the first video of the business studies and business studies जो है इसमें टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो फाउंडेशन ऑफ बिजनेस एंड एक सेकंड पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा फाइनेंस एंड ट्रेड। अभी हम पार्ट ए के बारे में डिस्कस करेंगे, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। उसमें जो होगा हमारा फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, और उसका जो वेरी फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में हम इसमें ये पढ़ेंगे कि इंडिया में जो है ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट हुई, इंडिपेंडेंस से पहले कैसे हम ट्रेडिंग करते थे, इंडिया में कैसे ट्रेडिंग होती थी, कैसे कैसे रूट्स जो है डिफरेंट वाटर के थ्रू, लैंड रूट जो है कैसे कैसे डेवलप हुआ, कैसे कैसे क्या क्या कौन सी प्रैक्टिसेस थी, वेटिंग की कौन सी प्रैक्टिसेस थे, बैंकिंग सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में हम हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हम हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में पढ़ेंगे उसमें हमें पता है कि इंडिया में जो है उसमें हिमालयाज़ जो है वो हमारे किधर है, नॉर्थ में, और साउथ की तरफ जो है वो हमारा इंडिया जो है वो किससे बॉर्डर्ड है, बाय वाटर्स मीन्स कि सीज हैं, ओशंस हैं, वो सब किस साइड है हमारा जो है वो साउथ, इंडिया के साउथ पार्ट में आता है वो। उसके बाद जो हम अब जब इंडिया जो है फॉरेन कंट्रीज़ के कैसे ज्वाइन हुआ, अब उसके लिए डिफरेंट रोड्स नेटवर्क थे, नेटवर्क ऑफ रोड्स था जिसके थ्रू इंडिया जो है वो ज्वाइन हुआ फॉरेन कंट्री से। अब जो फॉरेन कंट्रीज़ के थ्रू ज्वाइन हुआ जब, तो उसमें एक आता है हमारे पास सिल्क रूट, एक आता है स्पाइस रूट। सिल्क रूट कब था कि जब इंडिया जो है फॉरेन कंट्रीज से ज्वाइन हुआ, तो नेटवर्क ऑफ रोड्स के थ्रू ज्वाइन हुआ, तो वो था हमारा सिल्क रूट। और स्पाइस रूट में क्या हुआ, जब मैराइन टाइम मतलब वाटर के थ्रू जब इंडिया ने फॉरेन कंट्रीज़ के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट किया, दैट इज़ नॉन एज द स्पाइस रूट। और इसमें मेनली कि स्पाइस रूट क्यों नाम पड़ा, इसमें क्योंकि मेनली हम स्पाइसेस का ही ट्रेड जो है वो इंडिया करती थी उस टाइम पे। उस ऐसे अब थोड़ी डेवलपमेंट के साथ क्या डेवलप हुआ, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड जो है डेवलप हुआ। अब इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड के थ्रू जो है इंडिया में क्या आने लगी, वेल्थ मतलब पैसा जो है आने लगा इंडिया में। बहुत सारे ट्रेड सेंटर, इंडस्ट्रियल बेल्ट भी जो है इसके साथ साथ इंडिया में जो है वो डेवलप होने लगी। अब बहुत सारे जब ट्रेड और कॉमर्स, अब बहुत सारे एविडेंसेस ने शो करा कि इंडिया में जो है एशियंट इंडिया में हम बात करेंगे, एशियंट इंडिया में हमने देखा कि अब धीरे धीरे कुछ एविडेंसेस ने शो करा कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो इंडिया में थोड़ा डेवलप होने लगा। ट्रेड जो है मेनली इंडिया में किसके थ्रू कैरी किया जा रहा था, मेनली वाटर एंड लैंड के थ्रू, कि लैंड रूट और वाटर रूट को जो है मेनली फॉलो किया जा रहा था ट्रेड करने के लिए इंडिया में। इसमें क्या था, मेनली जो थे हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था, एक मोहनजोदारो की तो मूवी भी आई थी जिसमें ऋतिक रोशन जो था, मोहनजोदारो मूवी जो थी उसमें क्या हो रहा था कि ट्रेड ही हो रहा था, किसका, गोल्ड का, सिल्वर, कॉपर, कलर जेमस्टोन का, इन सब चीज़ों का क्या हो रहा था, ट्रेड हो रहा था। वो सब हम कौन से टाइम पीरियड की बात है, एशियंट इंडिया के टाइम पीरियड की। कुछ अब थोड़ा डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ और कमर्शियल एक्टिविटीज़, अर्बन डेवलपमेंट होने लगी, कुछ ट्रेड रेगुलेशंस आए, डिफरेंट टाइप्स के कॉइन्स आने लगे, वेटिंग की अलग अलग प्रैक्टिसेस डेवलप होने लगी। ऐसे करते थोड़ी डेवलपमेंट जो है इंडिया में ऐसे ट्रेड की जो है मूवमेंट डेवलपमेंट होने लगी। अब इसमें हम जो बात करेंगे वो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, कि इंडिया में उस टाइम पे एशियन टाइम में बैंकिंग सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, कौन सी चीज़ें, कौन सी टेक्निक्स जो है वो फॉलो की जाती थी, वो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगी तो सबसे पहले क्या आया, मेटल कॉइन, कि मेटल कॉइन्स जो है वो एक्सचेंज का मीडियम बने, कि कोई भी अगर हमें कोई भी कुछ खरीदना चाहते हो उसके बदले वो क्या दे रहा है, मेटल कॉइन। क्योंकि उससे बिफोर क्या था, हमारे पास था बार्टर सिस्टम, कि जिसके पास जिस चीज़ में स्पेशलाइज है, जिसके पास जो सामान है वो उस चीज़ की ट्रेडिंग एक्सचेंज कर रहा था।
बट अब यहाँ पे क्या हुआ, मेटल कॉइन जो है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है डेवलप हुआ। डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे वो थे हुंडीज़ एंड चिट्टी। ये दोनों क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू क्या हो रहा था कि भाई हम क्रेडिट पे जो है बाइंग और सेलिंग जो है वो क्रेडिट के थ्रू हो रहा था। फाइनेंशियल दोनों क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स है। बाइंग और सेलिंग किसके हो रहा था, क्रेडिट पे। हुंडीज़ जो है ना उसमें वो ज़्यादा पॉपुलर हुई। और हुंडीज़ क्या था, एक कॉन्ट्रैक्ट था और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या था इसके अंदर कि ना 3 कंडीशंस होंगी। एक तो क्या है, ये हुंडीज़ क्या है, वारंटी ऑफ पेमेंट ऑफ मनी, सेकंड क्या था, अनकंडीशनल प्रॉमिस था। अनकंडीशनल प्रॉमिस का मतलब क्या है कि इसमें ना कोई भी ना कंडीशंस के थ्रू ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो गवर्न नहीं था। कोई भी कंडीशन जो है इस पर इम्पोज नहीं होती। कोई भी प्रॉमिस जो है वो या कोई भी प्रॉमिस जो है वो किसी भी कंडीशन के थ्रू, किसी भी रिकॉर्ड के थ्रू सब्जेक्ट नहीं होता है। वो क्या होता है, अनकंडीशनल प्रॉमिस। इसको हम क्या है, वैलिड नेगोशिएशन के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नेगोशिएशन भी हो सकती है इसमें। अब जो इंडिया में थी उसमें क्या था कि इंडियन मर्चेंट्स ने ना डिफरेंट टाइप की हुंडीज़ जो है यूज़ की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हुंडीज़ जो है इंडिया ने यूज़ की। उसमें जो है बहुत सारे एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं धनी जोग की। धनी जोग में क्या कहता है, धनी जोग कहते हैं कि ना इसका फंक्शन कैसा है हुंडी का, कि किसी भी पर्सन को पेबल हो सकती है, कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी जो इस पेमेंट को रिसीव करेगा। पेबल टू एनी पर्सन बट नो लाइबिलिटी हु रिसीव्ड द पेमेंट। सेकंड जो है वो आया शाहजोग। शाहजोग क्या कहता है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन को ही पेबल होगा, ये उसके ऊपर लाइबिलिटी होगी जो इस पेमेंट को रिसीव करेगा। थर्ड जो आया वो आया फिरमान जोग। फिरमान जोग हुंडी किस टाइप की थी, ये वाली हुंडी पेबल टू द ऑर्डर, जिसको ऑर्डर देंगे उसको ये पेबल होगी। ऐसी बहुत सारी एक आई ढंकर हर उस हुंडी में क्या था कि ये सिर्फ पेबल होगी जो भी प्रेजेंटर होगा या बियरर होगा, सिर्फ उसको पेबल होगी। एक जोखिम होती है, उसमें क्या होता है कि ये ना जब गुड्स वगैरह डिस्पैच करते हैं हम, उस टाइम पे ये हुंडी जो है, ये फाइनेंशियल ये कॉन्ट्रैक्ट जो उस टाइम पे ड्रॉ किया जाता है। पर अगर क्या हुआ कि अगर हमने सामान भेजा और गुड्स जो है वो ट्रांजिट में ही लॉस हो गए, तो उस केस में ड्रॉई जो होगा जिसके पास जाना है उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। जिसके पास गुड्स जो है ट्रांजिट में होल्ड था, बियरर था, उसको ही कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी, इसकी बियर करनी पड़ेगी। ये है जो जोखिम हुंडी टाइप के बारे में। फिर एक आती है फिरमान जोग। फिरमान जोग क्या होती है कि हुंडी जो पेबल होगी एक फिक्स टर्म पे, मतलब कि ना ऑन एक ऑर्डर दे देंगे भाई इस टाइम पे इस टर्म पे ये जो है हुंडी जो है वो पेबल होगी, वो होती है फिरमान जोग। इसमें फिरमान जोग में ना हमने भी यहाँ पे भी पढ़ा था पहले, वो थी फिरमान जोग, उसकी क्लासिफिकेशन थी दर्शनी। और अब जो मैंने फिरमान जोग हुंडी बताई है वो है मुदती। तो ये 2 क्लासिफिकेशन के बेसिस पर भी हम जो है डिफरेंट टाइप्स की हुंडी जो है एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हमें 2 ज़्यादा एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है, 2-3 हम बता सकते हैं एज एन एग्जांपल कि इस टाइप की हुंडीज़ जो है उस टाइम पे यूज़ की जाती थी। फिर क्या हुआ, अब जो इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम की जो है वो डेवलपमेंट हुई, उसमें क्या हुआ कि ना अब लोगों ने क्या करा, अपना कुछ प्रेशियस मेटल्स वगैरह कुछ अमाउंट जो है वो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास अपना पैसा जो है वो डिपॉजिट करने लगा। अब जो ये बैंकर जो जिनके पास वो डिपॉजिट करते थे वो एज अ क्या एक्ट करते थे, एक्ट एज अ बैंकर और एज अ सेठ। कि उस टाइम पे बैंकर्स नहीं होते थे, बट जो सेठ जो रिच लोग होते थे उनके पास ही वो क्या एक लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की तरह एक्ट करते थे। उनके पास लोगों ने अपना प्रेशियस मटेरियल जैसे कि गोल्ड वगैरह था वो उनके पास जो है डिपॉजिट करना स्टार्ट किया। ये बैंकर्स जो है फिर क्या हुआ, ये बैंकर्स है सेठ, ये क्या बन गए, एक इंस्ट्रूमेंट बन गए किसके लिए, फॉर सप्लाई ऑफ मनी। अब इन्होंने क्या, अब इनके पास इतने लोगों का पैसा जो है मेटल जो है वो डिपॉजिट होने लग गया, तो ये क्या करा इन्होंने, इंस्ट्रूमेंट बन गए फॉर सप्लाइंग मनी। अब इन्होंने लोगों को पैसा जो है वो उधार देने लगे कि लोग जो है तुम इनसे पैसा ले लो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो है वो प्रोड्यूस करो। इंडिजीनियस बैंक ने फिर एक और रोल क्या प्ले करा कि मनी जो है वो लैंड करी किसको,
मनी लैंडिंग करी फॉर डोमेस्टिक ट्रेड को डेवलप करने के लिए इन्होंने मनी जो है लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस ने जो है इंडिजीनियस बैंकिंग जो है इन्होंने मनी जो है पैसा उधार दिया डोमेस्टिक ट्रेड को डेवलप करने के लिए। देन फिर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन जो है वो भी इंडिया में जो है उसके थ्रू भी सरप्लस आने लगा, लोगों ने पैसा सेव करना स्टार्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट के लिए। अब इंडिया में जो है सबको पता है फेवरेबल क्लाइमेट अच्छा है, तो इंडिया में जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अच्छा डेवलप है। 2-3 क्रॉप जो है वो एक साल में डेवलप कर लेते हैं फार्मर्स। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने सरप्लस जनरेट स्टार्ट करा, सेविंग्स करी और सेविंग करके फिर इन्वेस्टमेंट करी। एग्रीकल्चर जो है उसको हमने एग्रीकल्चर के साथ साथ और क्या स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर तो था ही मेन सेक्टर, उसके साथ साथ हमने डेवलप करा, इंडिया ने जो है वो डेवलप करा, वीविंग करने लगे, डाइंग फैसिलिटी, फैब्रिक की डाइंग करने लगे, क्ले पॉट्स बनाए, और भी मतलब कॉटेज इंडस्ट्रीज़, इन सब चीज़ों में मतलब हम इंडिया जो है वो इतना डेवलप होने लग गया कि इन सब चीज़ों से पैसा जो है सेविंग सरप्लस जनरेट होने लगा और वो सरप्लस वो यूज़ कर सकते थे इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। देन फिर कारखानाज, फिर क्या हुए, कारखानाज और वर्कशॉप्स भी डेवलप हुए, कारखानाज एंड वर्कशॉप्स भी जो है वो डेवलप हुए। इसमें क्या हुआ कि स्किल जो आर्टिशियंस थे उन्होंने क्या करा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, और इसमें क्या था फैमिली बेस्ड अप्रेंटिसशिप वो सिस्टम फॉलो किया गया। उसमें क्या होता है कि आर्ट और स्किल को है ना मतलब नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र किया जाता है, कि मतलब तुम्हें ना बहुत ही कम लो वेजेस पर तुम्हें मतलब फैमिलियों को काम सिखाया जाता था, और वो स्किल टू जनरेशन ट्रांसफ़र की जा सकती है, इस मोटिव से वो वर्क जो है उन्हें सिखाया जाता था। देन इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम के बाद जो डेवलप हुआ वो आया राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स कौन है कि हम बात करेंगे इंटरमीडिएट्स में मिडल मैन की, डिफरेंट बीच में जो है मिडल मैन की डेवलपमेंट हुई, उसके थ्रू भी क्या इंडिया में डेवलपमेंट हुई। राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स में क्या है कि कमीशनर, एजेंट्स, ब्रोकर्स जो है इनकी डेवलपमेंट हुई। अब इन्होंने क्या करा, कमीशन और एजेंट ब्रोकर्स वगैरह आ गए, इनके थ्रू क्या हुआ ट्रेड जो है वो एक्सपैंड हुआ, क्योंकि अब ये क्या हुआ मिडल मैन का रोल करने लगे, होलसेल और रिटेल ट्रेडर के बीच में क्या आ गए, ब्रोकर्स और एजेंट्स आ गए। इन्होंने इनके आने से क्या हुआ है कि इंडिया में जो है ना सिल्वर बुलियन आया। सिल्वर बुलियन मतलब इसका एक शेयर जो है वो इंडिया में आया। वो कैसे आया, सिल्वर बुलियन क्या है कि ना बार और कॉइन्स की फॉर्म में होता है, ये सिल्वर के बार्स और कॉइन्स आए, और इनकी जो प्योरिटी होती है वो 99.9% होती है। तो इसलिए इन जब ब्रोकर और एजेंट्स आए तो उनके साथ साथ जो है ट्रेड जो एक्सपेंड हुआ, उसके थ्रू इंडिया में क्या आया, सिल्वर बुलियन आया इनटू एशिया, और लार्ज शेयर वाज इन इंडिया। उसका जो ज़्यादा से पार्ट था वो कहाँ था, इंडिया में। देन फिर सेकेंड जो था इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ। अब इन्होंने मुगल पीरियड में क्या हुआ कि ना जो जगत सेठ वगैरह थे ईस्ट इंडिया के टाइम कंपनी के टाइम पे जो है जगत सेठ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करा, क्योंकि ये एक एज अ ट्रस्टी एज अ एग्जीक्यूटर जो है इनको बैंकर्स जो है वो जो बैंकर्स और थे वो उनको हम क्या मानने लगे थे, एज अ ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर है। अब इन्होंने क्या करा, जब भी कोई ट्रेड होता था ना फॉरेन से कोई भी ट्रेड होता था उस पर इन्होंने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट करा। उससे इंडिया में क्या हुआ, सरप्लस आया, तो ट्रेड जो है वो डेवलप होता गया। थर्ड जो हम बात करेंगे इसमें वो होगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन और अवेलेबिलिटी ऑफ लोन। अब कमर्शियल एक्टिविटीज़ डेवलप्ड हो गया तो लोन की फैसिलिटी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी जो है वो इंडिया में ईजिली अवेलेबल थी। नेक्स्ट जो इसमें आएगा, अब इंडिया में जो है हमने अभी बात की क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड लोन जो है अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, ये सब जो है इंडिया में अवेलेबल होने लगा। उसमें भी अब इंडिया में जो है फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होगा, जब हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे किससे, इंपोर्ट से। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड वो कब होगा, जब हमारे एक्सपोर्ट्स जो है इंपोर्ट से ज़्यादा हो गए। अब इंडिया में इतना
क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी, अब लोन भी मिल रहा था, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो फेवरेबल होने लगा कि हम एक्सपोर्ट, इंडिया जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा था, इम्पोर्ट कम कर रहा था। इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम ने जो है क्या हुआ, उससे मैन्युफैक्चर को भी बेनिफिट हुआ, ट्रेडर्स को भी, मर्चेंट्स को भी, कि उनके पास अब एडिशनल पैसा हो गया कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं अपने, क्योंकि उनके पास अब कैपिटल फंड्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए। कमर्शियल बैंक और इंडस्ट्रियल बैंक ने जो क्या है, शॉर्ट टर्म लोन भी दिया, किसको, ट्रेडर्स को। अब कमर्शियल बैंक ने जो है वो शॉर्ट टर्म लोन भी दिया ट्रेडर्स को। अब पहले जो इतना अच्छा ट्रेड डेवलप होता था, तो अब बैंकिंग के पास क्या था, पैसा आ गया, तो बैंकों ने क्या करा, शॉर्ट टर्म थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के लिए 1-2 ईयर के लिए ट्रेडर्स को जो है लोन देना स्टार्ट करा कि तुम बिजनेस को जो है डेवलप करो। थर्ड जो हम इसमें हिस्ट्री ऑफ ट्रेड और कॉमर्स में बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे डेवलप हुआ। ट्रांसपोर्ट में हम बात करेंगे लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट की मेनली। लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या था कि ना रोड्स को जो है हमने ये माना कि ना रोड्स की थ्रू जो हम ट्रेड करेंगे उससे जो है बिजनेस जो है वो ज़्यादा ग्रो करेगा। अब नॉर्दर्न रेलवेज में हमने देखा कि बंगाल टू टैक्सीला एंड राज करा गवर्नमेंट ने, और भी ट्रेड रूट्स बनाए साउथ में, ईस्ट में, ट्रेड रूट्स के, क्योंकि ट्रेड रूट्स के थ्रू जो है गुड्स जो है वो स्पीडली और सेफली जो है रीच कर सकते हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन। देन फिर वाटरवे ट्रांसपोर्ट में भी क्या था कि मैरीटाइम ट्रेड जो है, ग्लोबल ट्रेड, जैसे कि मालाबार कोस्ट है, कैलिकट कोस्ट है, कैलिकट कोस्ट पे जो है वो ब्लैक डायमंड के लिए फेमस था, ब्लैक गोल्ड के लिए फेमस था मालाबार कोस्ट। देन कैलिकट कोस्ट था, कैलिकट कोस्ट जो है वो उसमें क्या होता था, डायमंड, पर्ल्स, कॉटन जो है वो इंडिया से जाते थे। फिर एक कोरमांडल कोस्ट है जिसको पुलिकैट कहते हैं, मेजर पोर्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, पुलिकैट से जो है टेक्सटाइल जाता है कहाँ पे, साउथ ईस्ट एशिया में। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट वाटर और लैंड रूट्स जो है वो डेवलप किए गए ट्रांसपोर्ट के लिए, ताकि हमारा जो ट्रेड जो है वो इंक्रीज हो सके। देन फिर फोर्थ पॉइंट जो आएगा वो आएगा ट्रेडिंग कम्युनिटीज़, कि डिफरेंट जो है ट्रेडिंग कम्युनिटी, डिफरेंट पार्ट्स में, कंट्रीज़ के में क्या डेवलप किए गए, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़। ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में क्या था कि नॉर्दर्न, जैसे कि नॉर्थ रीजन है, पंजाबी है, वहाँ पे मुल्तानी है, वो क्या हैंडल करते थे, मर्चेंट्स जो है वो ज़्यादातर टेक्सटाइल का बिजनेस जो है वो हैंडल करते थे। अब वेस्टर्न इंडिया में जो थे वहाँ कौन थे, महाजन थे, वो भी ट्रेड जो है मैनेज करते थे। डिफरेंट जो है कम्युनिटीज़ बना दी, जैसे कि वेस्टर्न में जो हो गए महाजन्स हो गए, महाजन्स, नॉर्दर्न में जो हो गए वो हो गए पंजाबी एंड मुल्तानी, साउथ में कौन था, चतेरी जो है वो भी क्या थे, एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडर्स थे। ये कहाँ पे थे, ये साउथ में थे। अब गुजरात में और राजस्थान में कौन थे, भट्ट्स। और अर्बन सेंटर्स, जब अर्बन सेंटर थे वहाँ पे भी महाजन कम्युनिटीज़ जो है उनको हम ये कहते थे कि क्या है, ये नगर सेठ भी जो है वो अलग अलग कम्युनिटीज़ जो है वो डेवलप की गई। नगर और अर्बन एरियाज़ में क्या था कि हकीम वगैरह हो गए, जो फिजिशियन है, वकील वगैरह, लॉयर वगैरह, मुल्लाज हो गए, टीचर्स हो गए, पेंटर्स, म्यूजिशियन, कैलीग्राफर्स, सबकी अलग अलग कम्युनिटीज़ जो है वो ट्रेडिंग की जो है कम्युनिटीज़ आ गई, जिसमें जो है जिससे क्या होता गया, इंडिया का ट्रेड जो है वो इंक्रीज़ होता गया। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आएगा जो आएगा इसी में ही हम बात करेंगे, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में ही फर्दर जो इसका सब पार्ट होगा 4.1 आई एम सेइंग मर्चेंट कॉर्पोरेशंस, कि अब हम इसमें बात करेंगे मर्चेंट कॉर्पोरेशंस में जो अलग अलग आए वो कौन कौन थे। अब कुछ जो ट्रेडर्स थे उनके लिए हमने क्या करा, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई उनको कोई ठग ना ले जैसे, तो उनके लिए कुछ कॉर्पोरेशंस फॉर्म की गई। उन कॉर्पोरेशंस के ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस थे, और वो रूल्स एंड रेगुलेशन इतने मैंडेटरी थे कि जो वहाँ का किंग होगा ना उसको भी वो एक्सेप्ट करने होगा रिस्पेक्टफुली, कि वो उसको डिनाई नहीं कर सकता, उसको भी क्या करना होगा, वो रूल्स जो रेगुलेशंस जो होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट जो होगा वो फॉलो करना होगा। देन फिर सेकंड जो आएगा बात करेंगे हम, वो करेंगे सेकंड जो हम बात करेंगे वो होगी ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ट्रेडर्स ने क्या करा, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी इम्पोज करी, जो भी गुड्स इंपोर्टेड गुड्स थे उनके ऊपर ट्रेडर्स को क्या पे करना होता था कि ना एक ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करनी होती थी।
ऑक्ट्रॉय ड्यूटी अब ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो थी ना, उनको भाई एक मेजर सोर्स था रेवेन्यू का। टैक्सेस जो होते हैं वो हमें पता ही है उसके लिए क्या मेजर सोर्स है रेवेन्यू का। अब ऑक्ट्रॉय ड्यूटी क्या होती है, जब टैक्स जो भी म्यूनसिपल अथॉरिटी या उस एरिया की कुछ ना ऐसा होता है कि म्यूनसिपल एक कॉर्पोरेशन जो है, म्यूनसिपल अथॉरिटी है या वहाँ की लोकल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इम्पोज कर देती है कुछ कैटेगरी के गुड पे। जैसे कि भाई वो इस एरिया में एंटर करेंगे तो उन्हें इतना टैक्स जो है वो इम्पोज होगा, इतना इस एरिया में एंटर करते हैं उन्हें वो टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, वो होती है ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। तो ट्रेडर्स को क्या करना होता था कि इम्पोर्टेड गुड्स पे जो है ये ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करनी होती थी। अब ट्रेड और इंडस्ट्री को जो है टैक्सेस जो है उनके लिए क्या हो गया, एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया। तो ये भी क्या हुआ, इससे भी हमारा ट्रेड जो है वो और डेवलप हुआ। थर्ड जो है कस्टम ड्यूटीज़। कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो अलग अलग होती है भाई, टैरिफ के अकॉर्डिंग अलग अलग कम्युनिटीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो इम्पोज की गई। फोर्थ हम बात करेंगे जो नई टर्म है फेरी टैक्स। फेरी टैक्स में क्या होता है, फेरी टैक्स जो होता है ना, जब हम शिपिंग के थ्रू, वाटर के थ्रू अपने गुड्स को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं या शिप करते हैं, तो वो भी क्या एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन है। और ये किसको पे करना होता था, ये कब पे करना होता था कि भाई पैसेंजर्स के लिए भी था कि अगर पैसेंजर जा रहे हैं, कोई गुड्स जा रहे हैं, कोई कैटल कार्ट जा रहे हैं, तो सबके लिए ऊपर क्या था, फेरी टैक्स जो है वो इनकम का सोर्स जो है वो हो गया था कि फेरी टैक्स इम्पोज किया जाएगा। लोकल बॉडीज़ को जो है क्या हुआ, टैक्स जो है रिसीव होने लग गया, तो उनके लिए भी क्या है इनकम का सोर्स हो गया। नेक्स्ट जो है महाजन्स जो होते थे उनको है ना डायरेक्टली डील करना होता था। महाजन्स को है ना पहले जो होते थे वो होते थे महाजन्स, उनको किनको से ना डायरेक्टली क्या रिसीव करना होता था, टैक्स। डायरेक्टली जो है उनसे टैक्स जो है सब मर्चेंट्स के बिहाफ पे उनसे जो है टैक्स कलेक्ट करना होता था। देन फिर हम बात करेंगे कि भाई ये जो मर्चेंट्स होते थे ना, महाजन्स होते थे, ये ना इनके पास जो था ना रिलीजियस इंटरेस्ट का भी पैसा था। ये क्या करते थे कि बिल्डिंग टेम्पल्स जो भी है ना, बड़े बड़े टेम्पल्स बिल्डिंग बनाते थे, और जो भी उस पर डोनेशन करता था, उनके जो मेंबर्स थे ट्रस्ट की, जैसे एक ट्रस्ट फॉर्म कर ली, उसके जो मेंबर्स थे ना उनको क्या करता था, उनके ऊपर टैक्सेस इम्पोज कर देते थे। जो भी वो डोनेशन करते उसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता था। कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत सारे बिग मर्चेंट्स की होने लगी, पावर आने लगी सोसाइटी में, क्योंकि बड़े बड़े जो है बिग मर्चेंट्स जो है उनके पास पावर आने लगी सोसाइटी में। देन हम बात करेंगे मेजर ट्रेड सेंटर्स की। ये सब हम ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ के सब पार्ट्स हैं। इसमें हम बात करेंगे मेजर ट्रेड सेंटर। मेजर ट्रेड सेंटर्स में हम जो बात करेंगे उसमें आएगा, फर्स्ट आता है पतलीपुत्रा। ये कौन सा है, इसको आज हम नॉन फेमसली हम कहते हैं पटना टुडे। ये सिर्फ क्या है, कमर्शियल टाउन ही नहीं था बल्कि एक सेंटर था किसके लिए, बट एक्सपोर्ट किया जाता था यहाँ से स्टोन्स को। ऐसे ही सेकंड हम बात करेंगे पेशावर की। पेशावर भी क्या है, इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट सेंटर है, और इसका जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स होती थी वो इंडिया, चाइना और रोम के बीच में होती थी। वूल वगैरह जो है एक्सपोर्ट किया जाता था और हॉर्स जो है वो इम्पोर्ट किया जाता था। और भी बहुत सारे फर्दर हम एग्जांपल करते रहेंगे, जैसे कि मथुरा है, वो भी एक ट्रेड का एम्पोरियम था साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया जो है वो टच होता है मथुरा और ब्रोच को। ऐसे मतलब बहुत सारे फर्दर और एग्जांपल है। सूरत है, सूरत में जैसे हम बात करेंगे कि गोल्ड बॉर्डर है, वहाँ पे ज़्यादातर फेमस क्या था, जरी का वर्क। तो सूरत हुंडीज जो है वो इजिप्ट और ईरान के फेवर में वहाँ से जो है वो ट्रेड। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है इंडिया में जो है, एंशियंट इंडिया में जो है ट्रेड सेंटर्स जो है वो ऐसे ऐसे डेवलप होते हुए। पेशावर यू कैन से। देन अब हम बात करेंगे मेजर, इसी का ही सब पार्ट है, मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। मेजर एक्सपोर्ट्स में क्या क्या बात करेंगे हम, स्पीसीज थी, वीट, शुगर, ये सब चीज़ें क्या था इंडिया का ना, इसमें मतलब कहते हैं ना कि एक चीज़ में हम एक्सपर्ट थे, मतलब हम इस चीज़ों का एक्सपोर्ट किया जाता था। एनिमल के प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फर्थ है, हॉर्न्स है, टॉर्टॉइज, शेल, पर्ल्स, क्रिस्टल्स, इन सब चीज़ों का क्या करते थे इंडिया उस टाइम पे एक्सपोर्ट करता था। और इम्पोर्ट किस चीज़ों का करता था, हॉर्सेस का, एनिमल प्रोडक्ट जिसमें था चाइनीज़ सिल्क था मेनली, जिसका इंडिया जो है इंपोर्ट करता था। टीन, कॉपर, इन सब चीज़ों का क्या करता था इंडिया जो है इंपोर्ट करता था।
अब जो इसमें फिर हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पोजीशन ऑफ इंडिया इन सब कॉन्टिनेंट। इसमें हम इंडिया की मतलब क्या पोजीशन थी, अगर फर्स्ट टू 7th सेंचुरीज़ की बात करें, पहले हम बात करते हैं बिटवीन फर्स्ट टू 7th सेंचुरीज। तो इंडिया क्या था, इंडिया जो है एक लार्जेस्ट इकोनॉमी थी उस टाइम पे, और हम इंडिया मतलब इंडिया के पास जो है 1/3 या 1/4 पूरे वर्ल्ड की वेल्थ थी। तो हम इंडिया को क्या बोलते थे, स्वर्ण भूमि। इंडिया को उस टाइम पे क्या बोला जाता था, स्वर्ण भूमि एंड स्वर्ण द्वीप, क्योंकि इंडिया के पास जो है 1/3 और 1/4 ऑफ टोटल वर्ल्ड वेल्थ का पार्ट था। देन इसमें डिफरेंट पीरियड्स में फिर अब सेकंड जो पार्ट हम बात करेंगे प्री कॉलोनियल पीरियड, उसमें क्या था, इंडियन इकोनॉमीज जो है यूरोपियंस ने जो है वो उन इंडियन इकोनॉमीज ने जो है यूरोपियन एम्बार्क मतलब एक डिस्कवरी करी यूरोपियन एम्बार्क की। उसमें जो है हम किसका ट्रेड किया जा रहा था, गोल्ड और सिल्वर का जो है इंडिया में जो है वो ट्रेड जो है स्टार्ट किया गया। अब ऐसे कमर्शियल सेक्टर जो है इंडिया का डेवलप तो होता गया, बट उसमें जो है ना वेस्टर्न यूरोपियन टेक्नोलॉजी जो है इनोवेशन जो है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई। और वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कंट्रोल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है उसका कंट्रोल था। एग्रीकल्चर और साइंटिफिक रेवोल्यूशन में ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा था। लिमिटेड एजुकेशन जो है एजुकेशन सेक्टर जो है वो लैक कर रहा था, डेवलप नहीं हो रहा था, लिमिटेड रिसर्च थी एजुकेशन में। तो इंडिया कंट्री जो है वो डेवलप तो हो रही थी, बट जो लोग थे वो क्या थे, पुअर थे। डेवलप की एक प्रोस्पोरस की तरफ तो जा रही थी, बट पीपल जो उसके अंदर जो लोग थे वो क्या थे, पुअर थे। ब्रिटिश एम्पायर ने जो है वो है इंडिया में रूट्स अपनी डेवलप कर ली 18th सेंचुरी के अराउंड। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब मटेरियल्स जो है वो परचेज तो कर रही थी, गुड्स वगैरह परचेज कर रही थी, बट इससे क्या हुआ कि ना अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने रूट्स हमारे इंडिया में डेवलप कर लिए, और उसके कारण जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है वो स्टॉप हो गया। देन फिर इंडिया, अब इसके बाद क्या हुआ, इंडिया ने जो है ना री इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडिया बिगेन्स टू री इंडस्ट्रियलाइजेशन करने स्टार्ट किया इंडिया ने अपना। अब इसमें क्या करा इंडिया ने ना, सेंट्रलाइज प्लानिंग को स्टार्ट की। सेंट्रलाइज प्लानिंग में क्या किया उसने, फर्स्ट 5 ईयर प्लान इम्प्लीमेंट करा, कब, 1952 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और इस प्लान में क्या किया गया, इम्पोर्टेंस दी गई कि इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को, स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को जो है इम्पोर्टेंस दी गई। अब इन एफर्ट्स के बाद भी जो है इंडिया जो है ना ज़्यादा पेस पे रैपिड डेवलपमेंट नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास कैपिटल फॉर्मेशन नहीं थी। पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती हुई जा रही थी, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा था डिफेंस पे, और इनएडुकेट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो इतना डेवलप नहीं था। तो इसके कारण इंडिया को जो है फॉरेन रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होना पड़ा, उससे बोरो करना पड़ा। तो इन 1991 में इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया जाएगा, और उसके कारण जो है थोड़ी थोड़ी इकोनॉमीज जो है इम्प्रूव जो है, फास्टेस्ट इकोनॉमी की जो है इकोनॉमी जो है वो थोड़ी थोड़ी डेवलप होने लगी, इनकम थोड़ी राइज हुई, थोड़ी सेविंग्स को स्टार्ट हुई, इन्वेस्टमेंट की लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जिस इन डोमेस्टिक कंजम्पशन इंक्रीज़ हुआ, और थोड़ी थोड़े सेक्टर्स में जो है इम्प्रूवमेंट जो है, ग्रोथ जो है देखने को मिली। फिर जो रिसेंट जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया वो लिया कि अब इंडिया में जो है ना मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया, और वी कैन से डिजिटल इंडिया, ये सब इंडिया ने जो है गवर्नमेंट ने जो है वो प्लान करा। और ये किस लिए किया, ताकि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का जो है इंडिया में जो है वो बैलेंस हो सके, ट्रेड जो है वो बैलेंस हो सके। अब मेक इन इंडिया का तो है ही कि गवर्नमेंट जो अभी भी हम करंटली जब बिल्कुल देख रहे हैं कि वो गवर्नमेंट जो है बिल्कुल चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का जो है वो बाइकआउट कर रही है। लोगों को जो है अवेयर किया जा रहा है कि जो प्रोडक्ट्स लिए जाएँ वो कौन से लिए जाएँ जो इंडिया में बनाए जा रहे हैं, उनके पीछे मार्क देखा जाए कि वो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, मेक इन इंडिया है, सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स की तरफ जो है फोकस किया जा रहा है कि वही वाले प्रोडक्ट्स जो है खरीदे जाएं। मेक इन इंडिया क्या था, एक जो गवर्नमेंट जो है उसने एक इनिशिएटिव लिया, और
ये कब लिया था? 25 सितंबर 2014। इसको ये किस लिए लिया गया? ताकि जो है नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो अपने प्रोडक्ट्स जितने भी मैन्युफैक्चर करें वो इंडिया में करें। और इनका मेन मेक इन इंडिया का मेन मोटिव क्या था? जॉब क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट। स्किल एनहेंस करने के लिए इन गवर्नमेंट ने जो है ये डिसाइड लिया था। और जो स्किल एनहेंसमेंट थी ना वो मेनली किस में थी? इसकी ना 25 सेक्टर्स जो है इकोनॉमी पे, उन पे मेन फोकस किया गया था कि हम इन एरिया में जॉब क्रिएट करेंगे या स्किल जो है वो हम स्किल को एनहेंस किया जाएगा। उसमें 25 सेक्टर्स में हम जो कौन से सेक्टर्स है? फर्स्ट है ऑटोमोबाइल, सेकेंड इज़ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, थर्ड एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ICT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेदर, माइनिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, पोर्ट एंड शिपिंग, रेलवे, रिन्यूएबल एनर्जी, रोड्स एंड हाईवे, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, थर्मल पावर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, वेलनेस। ये सब जो है 25 मेन सेक्टर्स थे इकोनॉमी के, जिनके ऊपर इंडिया का मेक इन इंडिया में जो है इनिशिएटिव लिया गया कि हम जॉब क्रिएट और इन्हीं सेक्टर्स में हम जॉब क्रिएट करेंगे और इन्हीं सेक्टर्स में जो है हम स्किल्स को डेवलप करेंगे।